हिंदी व्याकरण में पहले स्वर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन और स्वर इन दोनों में अंतर थोड़ा सा मैं वापस बता रहा हूं कि स्वरों का उच्चारण होता है वो निर्बाध रूप से होता है, अर्थात मुखावयव में कहीं भी अवरोध नहीं होता है। बिना बाधा के जिनका उच्चारण हो जाए तो वो स्वर ध्वनियां होती है। लेकिन जब वर्णों का उच्चारण मुखावयव के अंदर घर्षण या रुकावट के साथ होता है तो वो व्यंजन ध्वनि कहलाती है। दूसरा, व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन हम उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। दूसरा, उच्चारण करते समय जो हमारे मुख के अवयव हैं उनसे हवा टकराती है, घर्षण करती है, रुकावट होती है और उसके बाद बाहर आती है, तो यह ध्वनियां होगी, वो व्यंजन ध्वनियां होगी। व्यंजन के भेद पर बात करते हैं हम। व्यंजन के भेद करने के तीन आधार मुख्य रूप से है। एक तो श्वास अवरोध के आधार पर कि श्वास अवरोध मतलब श्वास में रुकावट कहाँ पर हुई उसके आधार पर। दूसरा, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। और तीसरा, श्वास की मात्रा के आधार पर कि श्वास कम ली या ज्यादा ली। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं श्वास अवरोध के आधार पर। श्वास अवरोध के आधार पर जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो उसमें पहला आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण मुखावयव में विभिन्न मुख अवयव है, जैसे दांत है, जीभ है, कंठ है, मुर्दा है, तालु है, तो उनसे स्पर्श होते हुए हवा बाहर निकलती है और वे व्यंजन होते हैं क से म तक। तो क से म तक के जो व्यंजन हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला है उत्सित। उत्सित ताड़नजात या द्विस्पष्ट। ये हिंदी के अंदर जो हमारी मूर्धन्य ध्वनियां हैं उन्हीं में ही आते हैं। द्विस्पष्ट में पहचान ये होती है कि ड और ढ दोनों के नीचे बिंदी होती है और ड और ढ दो ध्वनियां वो द्विस्पष्ट ध्वनियां हैं। तीसरी है अंतस्थ। अंतस्थ वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण जब व्यंजनों की तरह ही होता है लेकिन व्यंजन में कुछ रुकावट होती है वो ज्यादा होती है और यहाँ अंतस्थ ध्वनियों की रुकावट कम होती है। इनके श्वास में रुकावट जो स्पर्श व्यंजन है उसके बनिस्पत कम होती है। उष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा उष्म ध्वनियां वे ध्वनियां होती है जिनका उच्चारण करते समय हवा कुछ घर्षण के साथ बाहर आती है। तो इस तरह से श्वास अवरोध के आधार पर हमारे पास चार तरह की ध्वनियां होती है। एक तो स्पर्श व्यंजन क से म तक, ये कुल 25 ध्वनियां होती हैं, 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। इस तरह से हमारे स्पर्श व्यंजन 25 हो जाते हैं। उत्सिप्त या ताड़नजात ये दो ध्वनियां हैं ड और ढ जिनको लिखते समय बिंदी लगाई जाती है। और एक और विशेषता होती है कि यह हमेशा शब्द के बीच में आते हैं, कभी भी उनका प्रारंभ में नहीं आते हैं और स्पष्ट आगे हम कर लेंगे। अंतस्थ ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है, मतलब व्यंजनों में जो उच्चारण करते समय रुकावट होती है तो उनकी बनिस्पत यहाँ रुकावट कम होती है और ये है 4 और इसीलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। उष्म व्यंजन ये हवा घर्षण करते हुए बाहर निकलती है और उष्मा का संचार होता है इनका उच्चारण करते समय, इसलिए उनको उष्म व्यंजन कहा जाता है। श श श ह। अब हम उनका एक एक कर हम चारों को अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था कि स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण होता है वो जब भी वर्ण होता है वो किसी न किसी मुखावयव से टकराता है, रुकता है या घर्षण करता है और इसके बाद मुख से बाहर इसकी ध्वनि आती है।
इसमें जिस जो भी वर्ण है जिनका उच्चारण जिस मुख के जिस अवयव से हो रहा है उसके आधार पर उनका नामकरण भी किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं क वर्ग। क वर्ग की 5 ध्वनियां होती है, क, ख, ग, घ और अंग। अब ये पांचों जो ध्वनियां हैं उनका उच्चारण होता है हमारे कंठ से, और कंठ से होने के कारण इसको कहा जाता है कंठव्य। जिस वर्ग का उच्चारण मुख के जिस अवयव से होता है उसी के आधार पर उसका नाम दिया जाता है। जैसे कंठ से उच्चारण होने के कारण इसको कंठव्य कहा जाता है। दूसरा वर्ग अपन देखते हैं च वर्ग। च वर्ग की ध्वनियां होती है च, छ, ज, ज और इ। ये भी 5 होते हैं और इनका उच्चारण होता है मुख के तालु से। अब ये एक प्रश्न उठ सकता है कि ये तालु क्या है। तो जब हम कंठ के आगे का, जब मुख में कंठ से जो ध्वनि हुई इसके बाद कुछ आगे से ध्वनि उच्चारण होती है, जैसे आप उच्चारण स्वयं करेंगे तो क और च, तो मुख के कुछ ऊपर का भाग है, कंठ से ऊपर का कुछ भाग है और उस भाग से जब ध्वनि उच्चारित होती है तो जिस भाग को टकरा रही है उसको तालु कहा जाता है, और यहाँ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कहलाती है तालव्य। इसी तालु के आगे का भाग होता है जिसको मूर्धा कहा जाता है, जो दांतों के कुछ पीछे और तालु के कुछ आगे, और ये वर्ग होता है ट वर्ग, जिसमें ट, ठ, ड, ढ, न, और उसी में हम ताड़न जात भी जो बात की थी आपको ड और ड, और इनका उच्चारण होता है मूर्धा से, जो मुख के तालु के आगे का भाग है और दांतों के पीछे कुछ पीछे, और कहा जाता है इनको मूर्धन्य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ठ, न, ड, ढ जो उत्सित या ताड़न जात या द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है, और उनका उच्चारण मूर्धा से होने के कारण उसको मूर्धन्य कहा गया। अगली ध्वनिया है त वर्ग। त वर्ग है उसमें त, थ, द, ध और न। इनका उच्चारण होता है जीवा जब दांतों से टकराती है और इनका उच्चारण होता है, तो दांतों से टकराने का उनका उच्चारण स्पष्ट हुआ दांत, और उन्हें नाम दिया गया दंतव्य। इसी तरह से आगे वर्ग आता है प वर्ग। प वर्ग की जो ध्वनियां हैं वो प, फ, ब, भ और म। प वर्ग का उच्चारण होता है वो हमारे होंठों से होता है, जो हवा होंठ से टकराती है और इनका उच्चारण होता है जैसे प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ से टकराने से इनका उच्चारण हुआ तो नाम इनका दिया गया ओष्ठ्य। इस तरह से आपके पास ये 25 वर्ण होते हैं जो 5 वर्ग के अंदर बांटे गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और इन प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण, और इस तरह से आपके पास 25 वर्ण ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, और 2 इसके साथ ताड़न जात या द्विस्पृष्ट होते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज जानने की होती है, वो होता है नासिक की ध्वनि। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो है, प्रत्येक वर्ग का 5वां, जैसे अंग, ञ, न और म। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अंग, ञ, न और म, इसको
नासिकीय व्यंजन कहा जाता है। नासिकीय व्यंजन। तो इस तरह से स्पर्श व्यंजन और इसके साथ मैंने द्विस्पष्ट भी आपको साथ में ही बता दिया। अब हम आगे बात करते हैं अंतस्थ और ऊष्म की। अंतस्थ ध्वनि या अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ ध्वनि य, र, ल और व। अब इसमें भी हम अलग अलग ढंग से इनको पढ़ते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन में हमारे पास 5 भाग हुए, 5 वर्ग हुए। इसी तरह से अंतस्थ ध्वनि है, इनको भी हम अलग अलग ढंग से देखते हैं। इसमें उच्चारण मैंने पहले ही बता चुका हूं कि इनका उच्चारण होता है वो स्वर और व्यंजन के बीच का उच्चारण होता है। जैसे व्यंजनों के उच्चारण में मुखावयव से संघर्ष होता है, घर्षण होता है, अवरोध होता है, इसके बाद उच्चारण होता है। उसमें व्यंजनों की अपेक्षा कम, मतलब स्पर्श व्यंजन की अपेक्षा कम टकराट होती है, कम घर्षण होता है। इसमें और आगे अपन देखते हैं य और व। जैसा कि अभी आपको बताया स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है ये, या उनका उच्चारण की दृष्टि से इनको बीच में माना जाता है, तो अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो अर्ध स्वर जो ध्वनियां होती है वो इसमें होती है य और व। य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं र की। र है, उसका उच्चारण होता है वो जब भी हमारे मुख से उच्चारित होता है तो उसकी ध्वनि जब होती है तो ऐसा जीभ है वो थोड़ी सी लुढ़कती हुई या कंपन करती हुई बाहर उसकी ध्वनि बाहर आती है, तो उसको कहा जाता है प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित या लुंठित दोनों नाम है। जब उस ध्वनि लुढ़कते हुए बाहर आती है तो र का उच्चारण होता है इस तरह से य, व, र। और तीसरा होता है ल। ल का जो उच्चारण होता है वो मुख के अंदर जीभ के दोनों पार्श्व भागों से उच्चारण होने के कारण उनको पार्श्विक ध्वनि भी कहा जाता है। तो ल का ल है उसको कहा जाता है पार्श्विक ध्वनि। अंतस्थ ध्वनि य, र, ल, व। उसमें य और व को अर्धस्वर कहा गया, प्रकंपित या लुंठित र ध्वनि, और पार्श्विक ध्वनि है वो ल होती है। इस तरह से आपका अंतस्थ ध्वनि कंप्लीट होता है। अगले हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन या ऊष्म ध्वनि। ऊष्म ध्वनि जैसा कि पहले मैंने बताया था कि वायु मार्ग बिल्कुल संकीर्ण हो जाता है मुख से जब वो उच्चारित होते हैं, तो हवा कुछ घर्षण के साथ बाहर आती है, संघर्ष के साथ बाहर आती है, इसलिए हम इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनमें श, श और ह। यहाँ पर भी हमें जान लेना आवश्यक होता है कि इनमें भी कुछ भेद, जैसे मुख के अंदर कहाँ से उच्चारित होता है उसके आधार पर होता है। जैसे श है तो श का उच्चारण हमारे मुख के तालु से होता है, तो उसको तालव्य ध्वनि कहा जाता है, तालव्य श। ये श जिसको हम षटकोण का श भी बोलते हैं, ये मूर्धा से उच्चारित होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य श कहते हैं। और ये स है उसका उच्चारण हमारे दांतों की सहायता से होता है, उसको दंत्य स कहा जाता है। और ह है उसको काकल्य ध्वनि, मतलब कंठ से सीधा उच्चारण होता है बिना कहीं अवरोध के, इसलिए इसे काकल्य ध्वनि कहा जाता है।
तो श श श ह इसमें भी आपके पास स्पष्ट हो गया। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह है वो काकल्य ध्वनि कहलाती है। जब भी हम संधि में पढ़ते हैं तो वहां हम हमेशा ध्यान रखना पड़ता है हमको कि तालव्य ध्वनि, तो ये श की ध्वनि वो तालव्य ध्वनि है। मूर्धन्य की श बात करें तो ये षटकोण का ष जो कहा जाता है, और स दंत्य और ह काकल्य ध्वनि। इस तरह से आपका स्पर्श व्यंजनों में पचेस, अंतस्थ में 4, ऊष्म ध्वनि में 4 और वो जो ताड़न जाते हैं द्वय स्पष्ट ध्वनि होती है। इस तरह से श्वास अवरोध के आधार पर आपके 4 भेद हो गए। चारों भेदों को हमने अलग अलग देख लिया। स्पर्श व्यंजन, ताड़नजात, द्विस्पष्ट या ताड़नजात, द्विस्पष्ट दोनों उसके नाम दिए जाते हैं। उसको ये भी कहा जाता है कि उत्सिप्त ध्वनि, ताड़नजात या द्विस्पष्ट, तीनों नाम ड ढ जो बिंदी वाली होती है उसी के होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन यरलव श, यरलव और ऊष्म ध्वनि श श श ह। अब एक और इसमें होता है कि संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन, उसको भी मैं इसके साथ ही स्पष्ट कर देता हूं। इसके बाद हम अगले बिंदु पर जाएंगे। संयुक्ताक्षर ये इसका स्पर्श व्यंजन के आधार पर भेद नहीं है, मतलब ध्वनि के रुकावट के आधार पर भेद नहीं है, क्योंकि संयुक्ताक्षर अपने आप में 2 अक्षरों को मिलाकर बनाए जाते हैं, तो अपने आप में ये अलग है, जिसको संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर दोनों नाम दिए जाते हैं। संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। इस पर परीक्षाओं के अंदर प्रश्न भी बनता है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन मतलब 2 व्यंजनों को मिलाकर इनकी ध्वनि बनती है। तो 2 वर्णों के योग से, 2 वर्णों के योग से बनने वाले वर्ण, दो वर्णों के योग से बनने वाले, इसमें श, त्र, ज्ञ और श्र। पहले पुरानी जो व्याकरण मिलती है इसमें क्ष, त्र और ज्ञ 3 पर ही बात होती है, लेकिन आजकल व्याकरण के अंदर श्र को भी बताया गया है। संयुक्त वर्ण जैसे बनते हैं तो उसमें एक ध्यान रखा जाता है कि जो मूल उनका स्वरूप है, जिन वर्णों के योग से बन रहे हैं, तो उन पहले वाले जो जिन वर्णों के योग से बने तो उनका स्वरूप लेखन में नहीं आना चाहिए, तब ये संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर बनते हैं। जैसे श की बात करते हैं तो श में क की ध्वनि और श की ध्वनि, क अनंत होता है मतलब व्यंजन है, और श पूर्ण होता है इसमें, तो इन दोनों को मिलाकर श की ध्वनि बनती है। और लेखन में हम देखें तो न तो क की आकृति आती है, ख का आकार आता है, न श का आकार आता है, इसको लेखन में अपने आप में अलग आता है। इसी तरह से त्र है तो वो त और र की ध्वनि के मेल से त्र की ध्वनि बनती है। परीक्षा के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है ज्ञ, और इसका कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ उच्चारण में ज्ञ मतलब ग और य की ध्वनि मिल रही है, ऐसा हमें ध्यान में आता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ज्ञ की ध्वनि वो वास्तविक ज और इ की ध्वनि को मिलके बनता है। ज्ञ की आवाज होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ प्रचलन में ये ज्ञ ही बोला जाता है, और यही होने के कारण परीक्षा में प्राय यही प्रश्न पूछा जाता है कि ज्ञ की ध्वनि किन 2 वर्णों के योग से बनी है। परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। श्र की ध्वनि है, उसमें श और र की ध्वनि, श और र मिलके श्र की ध्वनि बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे 4 संयुक्त अक्षर हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें, और कंटिन्यूस अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।